जॉर्ज ऑरवेल की फेमस बुक 1984 में टोटलिटेरियन रिजीम लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक न्यू लैंग्वेज, न्यू स्पीक इंट्रोड्यूस करवाती है। इस लैंग्वेज से ऐसे सारे वर्ड्स रिमूव कर दिए गए थे जिनके जरिए से लोग सिस्टम के खिलाफ या बगावत की बात कर सकें। आइडिया ये था कि अगर हम लोगों की लैंग्वेज को कंट्रोल कर लें तो हम उनकी सोच को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन क्या वाकई लोगों की लैंग्वेज को बदलकर उनकी सोच को बदला जा सकता है? और क्या एक इंसान की लैंग्वेज उसकी सोच को लिमिट करती है? क्या नई लैंग्वेज सीखने से इंसान का पर्सपेक्टिव बदल जाता है? आज दिखाऊंगा आपको बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स और हम देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज इंसान की रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी से मुराद ये है कि इंसान की लैंग्वेज उसकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। हर ज़बान की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इंग्लिश बोलने वाले दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे उर्दू या हिंदी बोलने वाले देखते हैं। कुछ इमोशंस और एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो किसी खास लैंग्वेज में ही बयान किए जा सकते हैं। अगर आपकी ज़बान में वो वर्ड ही नहीं तो फिर आपको उस इमोशन को समझने में मुश्किल होगी। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी का स्ट्रॉन्ग वर्जन लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहलाता है। इससे मुराद ये है कि इंसान की लैंग्वेज पूरी तरह उसकी रियलिटी को डिटर्मिन करती है। जो बात वो लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उस चीज़ को वो परसीव भी नहीं कर सकता। यानी इंसान की दुनिया उसकी लैंग्वेज तक लिमिटेड है। आज तकरीबन सभी लिंग्विस्ट लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म की थ्योरी से एग्री नहीं करते और इस स्ट्रॉन्ग वर्जन को रिफ्यूट किया जा चुका है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी आप ऐसा फील करते हैं जिसे आप वर्ड्स में बयान नहीं कर पाते। आप किसी कलर को देखते हैं लेकिन उस कलर का वर्ड आपके पास नहीं होता, लेकिन फिर भी आप उस कलर को परसीव कर सकते हैं। अलबत्ता लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के बारे में लिंग्विस्ट एक दूसरे से डिसएग्री करते हैं और हमारे पास कुछ रिसर्च एविडेंस भी है जिसे लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी की सपोर्ट में पेश किया जाता है। 2007 में रिसर्चर्स ने कलर परसेप्शन पर लैंग्वेज के इफेक्ट्स को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इंग्लिश लैंग्वेज में ब्लू के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन रशियन लैंग्वेज में ब्लू के लिए दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एक गुलाबॉय और दूसरा सिनी। इस एक्सपेरिमेंट में गुलाबॉय के दो वर्जन्स और सिनी के दो वर्जन्स यूज किए गए। नोट करें कि इंग्लिश स्पीकर्स के लिए ये चारों कलर ब्लू कलर ही हैं। पहले पार्टिसिपेंट्स को इन चार में से एक कलर दिखाया जाता और फिर उन्हें दो मैचिंग ऑप्शंस दिए जाते। पार्टिसिपेंट्स ने इन्हें पहले कलर के साथ मैच करना था। इंग्लिश स्पीकर्स ने चारों कलर्स ईजिली और सेम स्पीड के साथ पहचान लिए, लेकिन जब रशियन स्पीकर्स के साथ ये टेस्ट किया गया तो रिजल्ट सेम नहीं थे। अगर मैचिंग ऑप्शन दो डिफरेंट कैटेगरीज से होते, यानी एक गुलाबॉय से होता और एक सिनी से होता, तो रशियन स्पीकर्स उसे जल्दी से पहचान लेते। अगर मैचिंग ऑप्शन सेम कैटेगरी से होते, जैसे अगर दोनों गुलाबॉय कैटेगरी से होते, तो रशियन स्पीकर्स मैचिंग ऑप्शन को पहचानने में ज़्यादा टाइम लेते। इस एक्सपेरिमेंट से ये सजेशन मिलती है कि रशियन स्पीकर्स को डिफरेंट कैटेगरीज के कलर्स को परसीव करने में कम टाइम लग रहा था, और वो इसलिए क्योंकि उनकी लैंग्वेज में ब्लू कलर्स के लिए दो कैटेगरीज हैं, यानी लैंग्वेज उनकी परसेप्शन को अफेक्ट कर रही थी। डेनियल एवरेट ने ब्राज़ील में मौजूद एक इंडिजिनस ट्राइब पिराहा की लैंग्वेज को डिटेल में स्टडी किया। एवरेट ने यह डिस्कवर किया कि पिराहा लैंग्वेज में काउंटिंग के लिए सिर्फ 3 वर्ड्स थे, एक, दो और मैनी या सेवरल। आगे चल के एवरेट ने डिस्कवर किया कि एक और दो रियलिटी में स्मॉल क्वांटिटी और लार्ज क्वांटिटी के लिए यूज़ किए जाते थे। ये टेस्ट करने के लिए कि पिराहा ट्राइब बड़ी क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकती, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसे नट्स इन अ कैन एक्सपेरिमेंट कहा गया। ये बहुत सिंपल टेस्ट था। एक्सपेरिमेंटर एक कैन लेता और उनमें नट्स डालता। अब पिराहा सब्जेक्ट को इतने ही नट्स उस कैन में डालने थे। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जब 1, 2 या 3 नट्स डालने होते तो पिराहा सब्जेक्ट सही कैलकुलेशन के साथ कैन में नट्स डाल लेते, लेकिन जब काउंटिंग आगे बढ़ती, जैसे 6, 7 या 8 से आगे बढ़ती, तो पिराहा सब्जेक्ट मिस्टेक्स करने लगते। और वो इसलिए क्योंकि उनकी लैंग्वेज में 3, 4 से आगे काउंटिंग थी ही नहीं, यानी लैंग्वेज उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को अफेक्ट कर रही थी। बहुत सी लैंग्वेजेस में वर्ड्स के जेंडर्स होते हैं। जैसे उर्दू में किताब और कुर्सी फेमिनिन है, यानी किताब होती है, कुर्सी होती है, लेकिन अरबी में किताब और कुर्सी मैस्कुलिन है। इसी तरह रशियन लैंग्वेज में डेज ऑफ द वीक जेंडर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर मंडे मैस्कुलिन होता है और वेडनेसडे फेमिनिन होता है। एक इंटरेस्टिंग स्टडी में रशियन पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया कि आपने डेज ऑफ द वीक की तरह बिहेव करना है।
रिसर्चर्स ने यह नोटिस किया कि लोगों का जेंडर्ड बिहेवियर उस वर्ड के ग्रामेटिकल जेंडर से मैच करता था। एक दूसरी स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को एक एनिमेटेड मूवी के कैरेक्टर्स की वॉइसेस सेलेक्ट करनी थी। फिल्म में ऑब्जेक्ट्स यानी पेंसिल और क्लॉक जैसी चीज़ों को कैरेक्टर्स के तौर पर पेश किया गया था। यहाँ भी पार्टिसिपेंट्स ने उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो वॉइसेस सेलेक्ट की वो उनके ग्रामेटिकल जेंडर से मिलती थी। अगर क्लॉक ग्रामेटिकल जेंडर के हिसाब से फेमिनिन थी तो उसके लिए एक फेमिनिन वॉइस सेलेक्ट की गई। इसी तरह पेंटर्स जब अपनी पेंटिंग में कॉन्सेप्ट्स को पर्सोनिफाई करते हैं तो ये देखा गया कि वो पर्सोनिफिकेशंस आर्टिस्ट की नेटिव लैंग्वेज में ग्रामेटिकल जेंडर्स के हिसाब से थी। मिशेलेंजेलो ने जब डॉन, डे, डस्क और नाइट के स्कल्पचर बनाए तो डॉन और नाइट को फेमिनिन बनाया क्योंकि उसकी लैंग्वेज में ये वर्ड्स फेमिनिन के तौर पर आते हैं। इन सब स्टडीज से ये कंक्लूजन निकलता है कि ग्रामेटिकल जेंडर्स अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में जेंडर्ड कॉन्सेप्ट्स पैदा करते हैं, यानी हमारी थॉट्स को अफेक्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल रिटन लैंग्वेज और डायरेक्शन ऑफ टाइम में देखी जा सकती है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में जूनियर डॉक्टर्स को अपनी बचपन से लेकर आज तक की 4 फोटोज दिखाई। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स को कहा कि इन्हें सही सीक्वेंस में अरेंज करें। हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पिक्चर्स को कुछ ऐसे अरेंज किया। आप देख सकते हैं कि पार्टिसिपेंट्स ने पुरानी पिक्चर्स को लेफ्ट पर रखा और न्यू फोटोज को राइट पर रखा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है। इसके बाद हमने पार्टिसिपेंट से कहा कि एक पिक्चर बनाए जिसमें एक लड़का एक लड़की को फूल दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने लड़के को लेफ्ट पर बनाया है और लड़की को राइट पर, क्योंकि इंग्लिश स्पीकर्स टाइम की डायरेक्शन को लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए देखते हैं। इसी तरह उर्दू और अरबिक स्पीकर्स टाइम को राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं। लेकिन एक लैंग्वेज ऐसी भी है जिसमें डायरेक्शंस के लिए रिलेटिव टर्म्स जैसे लेफ्ट और राइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि एब्सोल्यूट टर्म्स जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इस एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज को कुक थायोर कहा जाता है। ये लोग वक्त के गुजरने को सन की डायरेक्शन के साथ लिंक करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जब इन लोगों को इसी तरह का सीक्वेंसिंग टास्क दिया गया तो इन लोगों ने पिक्चर्स को कुछ ऐसे अरेंज किया। अगर पार्टिसिपेंट्स की ओरिएंटेशन चेंज की जाती तो उनकी सीक्वेंसिंग भी चेंज हो जाती, क्योंकि सन के साथ उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाती। इन एक्सपेरिमेंट से सजेशन मिलती है कि हम लैंग्वेज के हिसाब से वक्त के गुजरने को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसी ही एक एबोरिजिनल लैंग्वेज गुगु यमित्सिर भी है जो डायरेक्शंस के लिए एब्सोल्यूट लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। वो ये नहीं कहते कि चेयर टेबल के लेफ्ट पर है, बल्कि वो ये कहते हैं कि चेयर टेबल के साउथ पर है या ईस्ट पर है। इन लोगों को बात करने के लिए हर चीज़ की सही डायरेक्शंस अपने जहन में रखनी पड़ती है। अगर आप इस ट्राइब के किसी भी मेंबर से पूछें कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ है तो वो बहुत आसानी से आपको उस डायरेक्शन में पॉइंट कर देगा। रिसर्चर्स ने जब इस ट्राइब की एक पुरानी मीटिंग के बारे में मेमोरी को रिकॉल किया और उनसे दूसरे मेंबर्स की एब्सोल्यूट पोजीशन का पूछा तो हैरानकुन तौर पर वो बहुत हद तक सही पोजीशंस बताने में कामयाब हो गए। गाय जूस्चर के मुताबिक गुगु यमित्सिर को एक दूसरे से बात करने के लिए एब्सोल्यूट लैंग्वेज को याद रखना ज़रूरी होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन उनकी मेमोरी में डिफरेंट तरीके से एनकोड होती हैं, यानी लैंग्वेज उनकी मेमोरी एनकोडिंग को अफेक्ट करती है। आइए 2 जुमलों को देखते हैं। हसन का हाथ टूट गया। हसन ब्रोक हिज हैंड। इन दोनों जुमलों का मतलब एक जैसा है, लेकिन अगर आप गौर करें तो हसन का हाथ टूट गया से ऐसा लगता है जैसे ये एक्सीडेंटल था। हसन ने खुद ऐसा नहीं किया। इसके मुकाबले में हसन ब्रोक हिज हैंड का मतलब भी यही है, लेकिन इस सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को देखें तो ऐसा लगता है जैसे हसन ने खुद ये किया है। पहले जुमले में काम खुद ब खुद हुआ। ऐसे सेंटेंसेस को नॉन एजेंटिव कहा जाता है, यानी उसमें कोई एजेंट नहीं है। और दूसरे जुमले को हम एजेंटिव कह सकते हैं, जिसमें एक एजेंट है और उसी ने वो काम किया है। कुछ लैंग्वेजेस में एजेंटिव कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कॉमन होती हैं और कुछ लैंग्वेजेस में नॉन एजेंटिव कंस्ट्रक्शन ज़्यादा कॉमन होती हैं। आप किसी इवेंट को एजेंटिव वे में डिस्क्राइब करते हैं या नॉन एजेंटिव वे में डिस्क्राइब करते हैं, वो आपकी मेमोरी को अफेक्ट करती है। ये कॉन्सेप्ट आई विटनेस मेमोरी में और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई विटनेस मेमोरी पे हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अगर आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं।
इस इफेक्ट को देखने के लिए रिसर्चर्स ने इंग्लिश और स्पेनिश लोगों को एक वीडियो दिखाई, जिसमें पहले एक बंदे को इंटेंशनली बैलून पॉप करते हुए दिखाया गया और दूसरी वीडियो में बैलून एक्सीडेंटली फट गया। जब पार्टिसिपेंट से इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया तो इंटेंशनल केस में दोनों इंग्लिश और स्पेनिश पार्टिसिपेंट्स ने एजेंटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, लेकिन एक्सीडेंटल केस में इंग्लिश स्पीकर्स ने एजेंटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की और स्पेनिश लोगों ने नॉन एजेंटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की। जब बाद में दोनों ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स को 2 पिक्चर्स दिखाकर पूछा गया कि बैलून किसने पॉप किया था, तो इंटेंशनल केस में दोनों की परफॉर्मेंस एक जैसी थी, लेकिन एक्सीडेंटल केस में इंग्लिश स्पीकर्स ने एजेंट को ज़्यादा बेहतर तौर पे याद रखा, क्योंकि उन्होंने इस एक्सीडेंट को डिस्क्राइब करने के लिए भी एजेंटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की थी। इसी तरह एक स्टडी में जिसमें 2000 से ज़्यादा कोर्ट केसेस को देखा गया, रिसर्चर्स ने ये नोटिस किया कि जब क्राइम सीन को डिस्क्राइब करने के लिए एजेंटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, उन केसेस में सज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी। अगर लैंग्वेज हमारी थॉट, परसेप्शन, मेमोरी को अफेक्ट कर रही है, तो फिर सेकंड लैंग्वेज सीखने से हमारी थॉट्स और परसेप्शन को बदलना चाहिए। इस चीज़ को देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इंग्लिश और मैंडरिन में वक्त के गुजरने के बारे में मुख्तलिफ तरीके से बात की जाती है। मैंडरिन में लोग टाइम के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो रुके हुए हैं और वक्त गुजर रहा है। इंग्लिश में हम दोनों तरह से बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकर्स ऐसे बात करते हैं जैसे हम टाइम में मूव कर रहे हों, वी आर मूविंग इन टाइम। लेकिन जब बायलिंगुअल्स को देखा गया, यानी वो लोग जो इंग्लिश और मैंडरिन दोनों बोलते थे, तो उनका टाइम के बारे में बात करने का तरीका बदल गया। मैंडरिन सीखने के बाद लोग वक्त के चलने की बात करने लगे, यहाँ तक कि जब वो इंग्लिश में वक्त गुजरने के बारे में बात करते तो ऐसे बात करते जैसे मैंडरिन में की जाती है। यानी नई लैंग्वेज सीखने से हमारा चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का तरीका बदल जाता है। इसलिए आज दुनिया में पॉलिटिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज़ करने को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। ऑफेंसिव वर्ड्स को रिप्लेस करके न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पहले जिस बीमारी को मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था, अब उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क मालूम होता है। हम ब्रेन वॉशिंग वाली वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट्स लैंग्वेज के इस एबिलिटी को यूज़ करके लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप देखना चाहते हैं कि लैंग्वेजेस ओरिजिनेट कैसे हुई, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।